क्या? स्पिरिट लिक्विड? ये सुनकर मंदारिन डक सेक्ट के सभी लोग हक्के बक्के रह गए। योद्धाओं के लिए स्पिरिट लिक्विड सबसे कीमती खजाना माना जाता है। अगर पर्याप्त स्पिरिट लिक्विड हो तो एक आम योद्धा भी अपनी प्रैक्टिस में लंबी छलांग लगा सकता है। मास्टर रियल्म तक पहुंचना कोई सपना नहीं रह जाता। लेकिन अफसोस, स्पिरिट लिक्विड इतना दुर्लभ और कीमती है कि ये आमतौर पर सिर्फ कुछ खास हेवनली मटेरियल्स और अर्थली ट्रेजर्स में मिलता है, और उसे रिफाइन और प्यूरिफाई भी करना पड़ता है। इसलिए इसे पाना बहुत मुश्किल है। कहना गलत नहीं होगा कि एक बूंद स्पिरिट लिक्विड की कीमत हजारों सोने के बराबर है, और एक छोटी बोतल स्पिरिट लिक्विड के लिए लोग खून तक बहा सकते हैं। अगर अवीला के दिए पानी के थैले स्पिरिट लिक्विड से भरे हैं तो उनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी उनके बस की बात नहीं थी। मास्टर का अनुमान सही है। ये पानी का थैला वाकई स्पिरिट लिक्विड से भरा है, और सिर्फ एक नहीं बल्कि 8 बड़े बड़े थैले। अवीला ने एक और चौंकाने वाली बात कही। 8 बड़े थैले स्पिरिट लिक्विड के? तिलोत्मा इतनी हैरान थी कि उनके हाथ कांपने लगे, और बाकी डिसाइपल्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इस पल उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलत सुना। अगर ये सारे थैले स्पिरिट लिक्विड से भरे हैं तो ये मंदारिन डक सेक्ट के लिए एक अभूतपूर्व मौका होगा। इन स्पिरिट लिक्विड्स के साथ मंदारिन डक सेक्ट फर्स्ट लाइन सेक्ट बन सकता है। शाबाश, कमाल! इन स्पिरिट लिक्विड्स के साथ हमारा मंदारिन डक सेक्ट आखिरकार उभर सकता है। अवीला, तुम वाकई हमारी लकी स्टार हो। मैं अपने तौर पर ऐलान करती हूँ कि आज से तुम मंदारिन डक सेक्ट की हेड की उत्तराधिकारी हो, और एल्डर्स जैसा सम्मान पाओगी। तिलोत्मा खुशी से फूली नहीं समा रही थी, और उत्साह में अवीला को उत्तराधिकारी बना दिया। किसी भी एल्डर प्रोटेक्टर को इस फैसले पर कोई ऐतराज नहीं था। अवीला खुद मंदारिन डक सेक्ट की सबसे टैलेंटेड डिसाइपल थी, और उसे देरसबेर हेड की पोजीशन मिलनी ही थी। अब उसने इतना बड़ा योगदान दिया तो उसकी पोजीशन और पक्की हो गई। अब बस उसे पहले से इनाम मिल गया। मास्टर, आपके प्यार के लिए शुक्रिया। आपकी शिष्या भविष्य में मंदारिन डक सेक्ट के लिए और मेहनत करेगी। अवीला खुशी से चहकी और तुरंत सम्मान से सलाम किया। उसे अच्छी तरह पता था कि ये खजाने वो अकेले नहीं खा सकती, तो बेहतर है कि सेक्ट को सौंप दे। इससे न सिर्फ उसे सम्मान मिलेगा बल्कि खास ट्रेनिंग भी मिलेगी। बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें सही पहचाना। तिलोत्मा ने अवीला के कंधे पर थपथपाया। बहुत खुश थी। इतने सारे स्पिरिट लिक्विड के साथ वो आखिरकार अगले लेवल तक पहुंच सकती थी, और कई सालों से रुकी हुई प्रगति की बेड़ियों को तोड़ सकती थी। मास्टर, मुझे कुछ और बताना है। तभी अवीला को कुछ याद आया और उसने अचानक कहा, इस ट्रिप में मुझे बहुत कुछ मिला, लेकिन असली खजाना किसी और ने पहले ढूंढ लिया। ओह, कौन है वो? तिलोत्मा की आंखें सिकुड़ गईं। उसका सरनेम राय है। वो एक औरत है। उसका बैकग्राउंड पता नहीं। शायद वो दक्षिण पश्चिम की नहीं है। और हाँ, उसके साथ एक बहुत ताकतवर बॉडीगार्ड है। वो एक जवान ग्रैंडमास्टर है, जो फ्लाइंग स्नो सेक्ट के हेड से भी ज्यादा ताकतवर है। अवीला ने गंभीरता से कहा, जवान ग्रैंडमास्टर? फ्लाइंग स्नो सेक्ट के हेड से भी ज्यादा ताकतवर? ये सुनकर तिलोत्मा की भवें सिकुड़ गई। भले ही वो खुद भी मार्शल आर्ट्स मास्टर हों, लेकिन फ्लाइंग स्नो सेक्ट के हेड जितेंद्र कुमार से वो कमजोर थी। अगर वो शख्स जितेंद्र कुमार को हरा सकता है तो मंदारिन डक सेक्ट उसे आसानी से नहीं छेड़ सकता। मास्टर, मेरा ख्याल है कि हम उस जवान ग्रैंडमास्टर को अपने पक्ष में कर सकते हैं। अगर वो हमारे लिए काम करे तो न सिर्फ हमें बहुत मदद मिलेगी, बल्कि हम उस राय सरनेम वाली औरत से खजाना भी वापस ले सकते हैं। अवीला ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, अगर ऐसा जवान मास्टर मंदारिन डक सेक्ट में शामिल हो जाए तो हमारे लिए सिर्फ फायदा ही फायदा है। तिलोत्मा ने सहमति में सिर हिलाया और फिर पूछा, अवीला, क्या तुम्हारे पास कोई शानदार आइडिया है? शानदार तो नहीं कहूंगी, लेकिन कोशिश कर सकती हूँ। अगर उसका दिल जीत लिया तो उसे अपने पक्ष में करना मुश्किल नहीं होगा। अवीला ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। पहले विक्की राठौड़ ने उसे ठुकरा दिया था, शायद इसलिए कि वहां बहुत सारे लोग थे
और वो अपनी इज्जत बचाना चाहता था। तो उसने सोचा कि प्राइवेट में एक बार और कोशिश करेगी। उसे अपनी चार्म पर बहुत भरोसा था। थोड़े से तरीके इस्तेमाल करने पर उसे यकीन था कि कोई भी मर्द उसका विरोध नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर ये काम तुम्हारे हवाले। अगर काम बन गया तो सबसे अच्छा, अगर नहीं बना तो हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। तिलोत्मा ने हामी भरी। उनकी शिष्या का फिगर और लुक शानदार हैं। अगर वो ब्यूटी ट्रैप इस्तेमाल करे तो कामयाबी की संभावना बहुत ज्यादा है। अवीला, मुझे थोड़ा कौतूहल हो रहा है। उस औरत के पास जो खजाना है वो क्या है? ग्रैनी फेंग ने अचानक पूछा। ये एक स्पिरिट बीड है, अवीला ने रहस्यमय अंदाज में कहा। ये स्पिरिट बीड ढेर सारे स्पिरिट लिक्विड से पोषित है। ये लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा करता है। इसकी कीमत हमारे पास मौजूद स्पिरिट लिक्विड से 1000 गुना ज्यादा है। स्पिरिट बीड? ये शब्द सुनते ही सबके चेहरे बदल गए और उनकी सांसें तेज हो गईं। स्पिरिट लिक्विड पहले ही इतना कीमती है और उससे ऊंचे लेवल का स्पिरिट बीड तो बिल्कुल अनमोल खजाना है। अगर मंदारिन डक सेक्ट इसे वापस ला सके तो 10 साल के अंदर सेक्ट में ढेर सारे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स पैदा हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स भी इस मौके का फायदा उठाकर मास्टर रियल्म को तोड़ सकते हैं और सीधे आसमान छू सकते हैं, जिससे मंदारिन डक सेक्ट दक्षिण पश्चिम का सबसे ताकतवर सेक्ट बन जाएगा। अवीला, तुम्हारी खबर पक्की है? तिलोत्मा ने गहरी आवाज में पूछा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्कुल पक्की बात है। उस औरत ने सबसे ज्यादा मेहनत की, लेकिन आखिर में उसने कुछ और नहीं लिया, सिर्फ स्पिरिट बीड मांगा। इससे पता चलता है कि वो कितना खास है। अवीला ने गंभीरता से सिर हिलाया। इस स्पिरिट बीड के बारे में कितने लोग जानते हैं? तिलोत्मा ने फिर पूछा। बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है, लेकिन इसकी असलियत को पहचानने वाले कम हैं, अवीला ने समझाया। ठीक है, इस बात को अभी सीरियसली मत लो। उस जवान ग्रैंड मास्टर को अपने पक्ष में करने की पूरी कोशिश करो। काम बने या न बने, बाकी का जिम्मा अपने मास्टर पर छोड़ दो। तिलोत्मा ने धीमी आवाज में चेतावनी दी। जी, अवीला ने जवाब दिया। बेकार खड़े मत रहो, जल्दी से तैयारी करो, आज रात को शायद बड़ी जंग हो। तिलोत्मा ने आंखें सिकोड़ी। उनकी नजरों में एक खतरनाक चमक थी। इस पल वो पहले से ही लोगों को मारकर सामान लूटने की सोच रही थी। स्पिरिट लिक्विड भले ही अच्छा हो, लेकिन वो एक दिन खत्म हो जाएगा। पर स्पिरिट बीड अलग है, वो लगातार योद्धाओं के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी पैदा कर सकता है। ये तो एक ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। ऐसा खजाना उनके लिए इतना कीमती था कि वो इसके लिए पूरे मंदारिन डक सेक्ट को दाव पर लगाने को तैयार थी। रात जल्दी उतर आई। होटल में नैना राय की एस्कॉर्ट टीम के मेंबर्स खाना खाने के बाद जल्दी अपने कमरों में आराम करने चले गए। सिर्फ 2 ग्रुप्स बचे थे जो बारी बारी से गश्त और पहरा दे रहे थे ताकि कोई गड़बड़ न हो। डेथ डेजर्ट में इस दौरान वे शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे। अब जब बाहर निकल आए तो आखिरकार अच्छी नींद ले सकते थे। दूसरे माले के एक कमरे में विक्की राठौड़ ने जल्दी से गर्म पानी से नहाया, फिर बिस्तर पर बैठकर आंखें बंद की, आराम करने और अपने शरीर को एडजस्ट करने लगा। ये मिशन कामयाबी से पूरा हो गया था। जहां तक उन तथाकथित खजानों की बात है, उसे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस एक बोतल स्पिरिट लिक्विड चाहता था। उसने पहले कभी इस तरह की चीज नहीं पी थी, बस आजमाना चाहता था। उसके मौजूदा रियल में स्पिरिट लिक्विड से कोई खास सुधार नहीं होने वाला था, और वैसे भी उसके पास मार्शल आर्ट्स का सबसे कीमती खजाना हेवनली स्पिरिट बीड था, जिससे उसकी प्रैक्टिस की स्पीड पहले ही बहुत तेज थी। स्पिरिट लिक्विड जैसी चीजों की उसे ज्यादा जरूरत नहीं थी, बल्कि ज्यादा स्पिरिट लिक्विड पीने से शरीर पर भारी बोझ पड़ता है। एक तरह से ये शरीर की पोटेंशियल को पहले से ही ओवरड्रॉ कर देता है। भले ही स्पिरिट लिक्विड थोड़े समय में ताकत बढ़ा सकता है और रियल्म तोड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन ये अस्थिर रियल्म बहुत नाजुक होता है। एक तो इससे पागलपन का खतरा है, और दूसरा ये उन योद्धाओं से कमजोर होता है जो अपनी मेहनत से रियल्म तोड़ते हैं। बेशक
स्पिरिट लिक्विड के फायदों की तुलना में ये कमियां न के बराबर है। सिर्फ ताकत बढ़ाने और उम्र लंबी करने की बात ही लोगों को पागल करने के लिए काफी है। आखिर कई योद्धाओं के लिए पूरी जिंदगी में एक बड़ा रियल्म तोड़ना मुश्किल होता है। स्पिरिट लिक्विड की मदद से रियल्म तोड़ना और ताकत बढ़ाना उनके लिए एक सपना है। ठक ठक ठक। जैसे ही विक्की आंखें बंद करके रिलैक्स कर रहा था, तभी दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। दरवाजा खोला तो बाहर अवीला खड़ी थी, मोहक मुस्कान के साथ। इस वक्त वो सिल्वर मिनी स्कर्ट पहने थी, जिसमें उसकी 2 लंबी ब्लैक स्टॉकिंग वाली टांगें दिख रही थी। चेहरे पर खूबसूरत मेकअप था, जो उसे बहुत सेक्सी और आकर्षक बना रहा था। फिगर और लुक्स के मामले में अवीला टॉप क्लास थी। सजने के बाद वो एकदम कमल के फूल की तरह थी, लुभावनी। कुछ बात है? विक्की ने उसे ऊपर नीचे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। अवीला खूबसूरत थी, लेकिन रूज लिस्ट की टॉप 10 ब्यूटीज की तुलना में वो अभी भी पीछे थी। खासकर नैना राय, जो रूज लिस्ट में सबसे ऊपर थीं। भले ही वो अपना चेहरा न दिखाए, फिर भी आकर्षण में अवीला को मात देती थी। सीनियर भाई विक्की, मुझसे कुछ बात करनी है। क्या मैं अंदर आकर थोड़ा बैठ सकती हूँ? अवीला ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते वक्त उसने अपने कानों के पास के काले बालों को सहलाया। उसकी हरकतें मोहक थीं। माफ कीजिए, अंदर असुविधा है। अगर कुछ कहना है तो यही कह दीजिए, विक्की ने शांत स्वर में कहा। असुविधा? अवीला ने पलकें झपकाईं। क्या सीनियर भाई विक्की ने अपने कमरे में कोई ब्यूटी छुपा रखी है, जो डर रहे हैं कि कोई देख लेगा? मिस अवीला, मैं थोड़ा थक गया हूँ और जल्दी आराम करना चाहता हूँ। अगर कुछ कहना है तो कृपया अभी कह दें। विक्की का चेहरा अभी भी ठंडा था। उसे ऐसी चालाक औरत से ज्यादा संपर्क रखने का मन नहीं था। सीनियर भाई विक्की, इतने ठंडे मत बनिए। अवीला ने उदास नजरों से देखा। लोग रात को आपके पास आए हैं। क्या आपको नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है? दरअसल, जब से मैंने आपको पहली बार देखा, मैं आपके बेमिसाल चार्म से मोहित हो गई थी। आंखें बंद करते ही मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही हैं। बताइए, मैं क्या करूं? अवीला बोलते हुए आगे बढ़ी और उसकी पतली उंगलियों ने स्वाभाविक रूप से विक्की राठौर की मजबूत छाती को छुआ। उसकी पानी से भरी आंखें हल्की चमक बिखेर रही थी, जिनमें एक अजीब सा आकर्षण था, जैसे कि वो किसी की आत्मा को निगल सकती हों। अगर कोई साधारण योद्धा उसे एक नज़र देख ले, तो वो तुरंत मोहित होकर उसमें खो जाएगा। ये था मंदारिन डक सेक्ट की खास चार्म टेक्निक, ब्यूटी ड्रंक। मंदारिन डक सेक्ट सालों से दक्षिण पश्चिम में अपनी जगह बनाए हुए था और बढ़ रहा था। ये सब उनकी ब्यूटी चार्म टेक्निक की वजह से था। जितनी ज्यादा खूबसूरती और जितनी ऊंची चार्म टेक्निक, मर्दों के लिए उतना ही ज्यादा आकर्षण। अवीला बचपन से ब्यूटीज चार्म टेक्निक की प्रैक्टिस कर रही थी। 10 साल से ज्यादा हो गए थे और अब वो इसमें माहिर हो चुकी थी। उसकी शानदार फिगर और लुक्स के साथ कम ही मर्द उसका विरोध कर पाते थे। गोल्डन ब्लेड सेक्ट का लोकेश भी उसकी चार्म टेक्निक की वजह से उस पर फिदा हो गया था। उसे यकीन था कि अगर विक्की में जरा भी लालच या इच्छा हुई, तो वो मौके का फायदा उठाकर उसकी अंदरूनी रक्षा तोड़ सकती थी और उसे पूरी तरह अपने वश में कर सकती थी। अरे, क्या आपने अब तक का मजा ले लिया? अगर हो गया, तो जल्दी वापस जाकर आराम करें। मेरी नींद में खलल न डालें। अवीला के फ्लर्ट करने के बावजूद विक्की का रवैया ठंडा रहा और उसके चेहरे पर हल्की सी नफरत भी दिखी। क्या? अवीला की मुस्कान जम गई। वो कुछ जवाब नहीं दे पाई। उसकी चार्म टेक्निक हमेशा आजमाई हुई थी। यहाँ तक कि मजबूत इच्छाशक्ति वाले मर्द भी उसके छेड़ने पर अजीब सी हरकतें करते थे। लेकिन विक्की हमेशा बर्फ की तरह ठंडा रहा। न सिर्फ उसमें कोई इच्छा नहीं जगी, बल्कि उसने नफरत का भाव भी दिखाया। उसे पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। सीनियर भाई विक्की, मुझे रात में अकेलापन और डर लगता है। क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? अवीला ने कमजोर दिखने का नाटक किया। पहले की सेक्सी और मोहक अदा से वो जल्दी ही एक दयनीय रूप में बदल गई। नहीं,
विक्की ने बिना किसी नरमी के 2 शब्द कहे। ओह! अवीला की आंखें फड़की। वो स्तब्ध रह गई। उसने अपनी चार्म टेक्निक को आखिरी हद तक इस्तेमाल किया था। ये मर्द वाकई में बिल्कुल इच्छा रहित था। इस पल उसे अपनी चार्म पर शक होने लगा। उसकी हमेशा आजमाई हुई चार्म टेक्निक विक्की पर बेअसर क्यों थी? क्या वो औरतों को पसंद नहीं करता? हाँ, यही बात है। जरूर यही है। लॉन्ग यांग जैसे अच्छे मर्द ही उसकी ओर उदासीन रह सकते हैं। तभी तो उसने इतनी कोशिशों के बावजूद विक्की को हिला नहीं पाई, क्योंकि उसकी पसंद कुछ खास थी। सीनियर भाई विक्की, असल में हमारे मंदारिन डक सेक्ट में सिर्फ खूबसूरत फीमेल डिसाइपल्स ही नहीं, बल्कि कुछ हैंडसम मेल डिसाइपल्स भी है। अगर आपको पसंद हो तो मैं उन्हें बुला सकती हूँ। आप अपनी पसंद से चुन सकते हैं। अवीला ने मुस्कुराते हुए मैं समझती हूँ वाली नजरों से कहा। अरे! विक्की की भवें सिकुड़ी। उसका सब्र आखिरकार टूट गया और उसने बेसब्री से कहा, अवीला, मैं साफ साफ बता देता हूँ। मुझे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं, और न ही आप में। आपके जो भी प्लान हों, बेहतर है कि उन्हें जल्दी छोड़ दें। अब कृपया तुरंत चली जाए। आखिरी वाक्य खत्म करते ही विक्की का शरीर हल्का सा हिला और एक ताकतवर ऊर्जा ने अवीला को कई कदम पीछे धकेल दिया। वो लगभग गिरते गिरते बची। एक धमाके के साथ विक्की ने दरवाजा जोर से बंद किया और कमरे में सोने चला गया। ठुकराई गई अवीला का चेहरा, जो पहले दयालु था, जल्दी ही उदास हो गया और उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने खुद को लगता था कि उसने पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि अपनी खूबसूरती को दांव पर लगा दिया, लेकिन विक्की ने उसे जरा भी इज्जत नहीं दी और उसे बाहर निकाल दिया। ये तो सीधे सीधे अपमान था। ठीक है, जब आप शराब के साथ जुर्माना पीने को तैयार नहीं, तो हमें क्रूर होने के लिए दोष न दें। अवीला ने धीरे धीरे मुट्ठियां भींची और गुस्से में चली गई। विक्की ने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर ध्यान लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने कमरे में एक औरत को देखा। वो औरत हुड और घूंघट पहने थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत जीवंत थीं। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक शाही और नरम स्वभाव झलकता था, ऐसा कि एक नज़र में लोग उससे नजरें नहीं हटा पाए। आने वाली कोई और नहीं, बल्कि नैना राय थी। अरे, आप कब आई? विक्की थोड़ा चौंका। उसे थोड़ा अजीब लगा। वो अभी अवीला के साथ उलझा हुआ था और उसे सचमुच कुछ पता नहीं चला। सीनियर भाई विक्की, मुझे रात में अकेले डर और उदासी लगती है। क्या आप मेरे साथ रह सकते हैं? नैना राय ने अवीला की पहले की नखरीली आवाज की नकल की और मुस्कुराते हुए मजाक किया। आप आखिर एक देश की प्रिंसेस हैं, जरा सीरियस हो सकती हैं? विक्की ने आंखें घुमाईं। हाँ, विक्की, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पॉपुलर हैं। ब्यूटीज खुद आपके गले लगने को तैयार है। नैना राय जोर से हंस पड़ी। अगर मैं आपकी जगह होती तो बस बहाव में बह जाती। वैसे भी मुफ्त में मिले तो कोई नहीं ठुकराता, और नहीं किसी खास शौक का शक होता। हाँ, क्या आपको लगता है कि मैं इतना आसान मर्द हूँ? विक्की ने हल्का सा मुस्कुराया और 2 कप चाय बनाई। पहला कप नैना राय को दिया। बताइए, रात को मुझसे क्या काम है? कुछ खास नहीं, बस याद दिलाने आई हूँ कि हमारी नजर रखी जा रही है। नैना राय ने गर्म चाय का कप लिया, उस पर हल्के से फूंका और बोली। अभी जब अंकल मौर्य गश्त कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग हमारे होटल के आसपास चुपके से घूम रहे हैं, हालात की टो ले रहे हैं। साफ है कि उनके इरादे नेक नहीं हैं। सचमुच? विक्की खिड़की के पास गया, पर्दे का एक कोना हल्के से उठाया और बाहर की झिर्री से देखा। सचमुच, उसे कई साए होटल के आसपास घूमते दिखे, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? विक्की ने सहजता से पूछा। अभी तक कुछ साफ नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा संभावना है कि वे खजाने के लालच में हैं। कुल मिलाकर आज रात सावधान रहें, कहीं कोई साजिश न हो जाए। नैना राय ने चाय का एक घूंट लिया। हाँ, हमारा फायदा उठाने की हिम्मत, कितनी जल्दबाजी है। विक्की ने आंखें सिकोड़ी। जब से अवीला मिलने आई थी,
उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये मामला अवीला से जुड़ा है। दूसरी तरफ एक आंगन वाले घर के अंदर तिलोत्मा की अगुवाई में मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स मुख्य कमरे में खबर का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद अवीला उदास चेहरा लिए दरवाजे से अंदर आई, तिलोत्मा को झुककर सलाम किया और लाचार होकर बोली, मास्टर, आपकी शिष्या का ब्यूटी ट्रैप फेल हो गया। वो जवान मास्टर इतना कठोर है कि उसने मुझे जरा भी तवज्जो नहीं दी। मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के लिए मानसिक दृढ़ता आम लोगों से कहीं ज्यादा होती है। तुम्हारी चार्म टेक्निक का फेल होना सामान्य है। तिलोत्मा ने सिर हिलाया, ज्यादा हैरान नहीं हुई और बोली, इस बात को दिल पर मत लो। मैंने पहले से ही फॉलोअप प्लान बना लिया है ताकि कोई गड़बड़ न हो। ओह मास्टर, आपका प्लान क्या है? अवीला को थोड़ा कौतूहल हुआ। मैंने कई ताकतों से कांटेक्ट किया है, जिसमें गोल्डन ब्लेड सेक्ट भी शामिल है, और उनके साथ गठबंधन करके खजाना हासिल करने की योजना बनाई है। कामयाबी के बाद हमें सिर्फ स्पिरिट बीज चाहिए, बाकी छोटा मोटा मुनाफा बाहरी लोगों को दे देंगे। कोई बात नहीं। तिलोत्मा ने रणनीतिकार की तरह कहा। क्या शानदार आइडिया! अवीला की आंखें चमक उठीं। अगर खतरा हो तो उन्हें पहले जाने दें और हम फायदा उठाएंगे। इससे हमारा नुकसान बचेगा और मुनाफा मैक्सिमम होगा। सिर्फ ताकतों को मिलाकर घात लगाना काफी सुरक्षित नहीं है। मैंने उस जवान मास्टर से निपटने के लिए खास तौर पर 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर तैयार किया है। तिलोत्मा ने बोलते हुए अपनी जेब से एक काली चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और ठंडी मुस्कान के साथ बोली, इस खजाने के साथ उस जवान मास्टर की सारी ताकत भी बेकार हो जाएगी। 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर एक बेरंग और गंधहीन दवा है जो दुनिया में बहुत मशहूर है और खास तौर पर मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को काबू करने के लिए बनाई गई है। अगर कोई इस 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का शिकार हो जाए तो चाहे वो कितना भी ताकतवर मास्टर हो, उसके हाथ पैर कमजोर पड़ जाएंगे, जरा सी भी ताकत नहीं बचेगी और वो दूसरों के हवाले हो जाएगा। सोचा नहीं था कि मास्टर ने पहले से तैयारी कर रखी है। ये तो कमाल है। अवीला खुशी से चहकी। इस 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर की बोतल के साथ हमारा प्लान पक्का कामयाब होगा। नैना राय की टीम में सिर्फ विक्की राठौड़ ही सबसे बड़ा खतरा था। उसे हरा देने के बाद बाकी लोग कोई चिंता की बात नहीं थे। मास्टर, गोल्डन ब्लेड सेक्ट के लोग आ गए हैं। तभी मंदारिन डक सेक्ट की एक डिसाइपल मुख्य कमरे में खबर देने आई। जल्दी उन्हें अंदर बुलाओ। तिलोत्मा की आंखें चमक उठीं और उन्होंने अपने डिसाइपल्स को इशारा किया कि लोगों को कमरे में लाए। जल्द ही 10 से ज्यादा लोगों का एक ग्रुप दरवाजे से अंदर आया, जिसकी अगुवाई मंदारिन डक सेक्ट की डिसाइपल्स कर रही थी। सबसे आगे एक हटा-कट्टा मध्यम आयु का आदमी था। उस मध्यम आयु के आदमी ने एक गोल्डन स्वॉर्ड अपने साथ रखी थी। उसका चेहरा रफ था और रौब इतना कि हर कदम के साथ एक दबाव महसूस होता था, जिससे मंदारिन डक सेक्ट की डिसाइपल्स को एक-एक कर पीछे हटना पड़ा। आने वाला कोई और नहीं बल्कि गोल्डन ब्लेड सेक्ट का लीडर मयंक देव था। इसके बाद गोल्डन ब्लेड सेक्ट के मास्टर्स आए, जिनमें चीफ डिसाइपल लोकेश भी शामिल था। मास्टर मयंक, काफी समय बाद मिले। आप कैसे हैं? तिलोत्मा ने हल्के से मुस्कुराया और सबको आगे बढ़कर सलाम किया। मयंक देव ताकत और रुतबे में उनसे बेहतर थे, तो उन्हें शिष्टाचार बरतना जरूरी था। मास्टर तिलोत्मा, आप और मैं पुराने दोस्त हैं और हमारे सेक्ट्स के डिसाइपल्स की अक्सर शादी होती रहती है, तो औपचारिक बातों की जरूरत नहीं। अगर कुछ चाहिए तो बस कहिए, हमारा गोल्डन ब्लेड सेक्ट कभी मना नहीं करेगा। मयंक देव ने घमंडी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। हर साल मंदारिन डक सेक्ट उन्हें 2 खूबसूरत फीमेल डिसाइपल्स देता था, जिनका वो मजा लेते थे और साथ ही ड्यूअल कल्टिवेशन की प्रैक्टिस भी करते थे। अब जब मंदारिन डक सेक्ट मुसीबत में था, तो उन्हें मदद करनी ही थी। ठीक है। मास्टर मयंक के ये शब्द सुनकर मुझे राहत मिली। तिलोत्मा ने सिर हिलाया और सीधे मुद्दे पर आई। इस बार मास्टर मयंक को यहाँ बुलाने का मकसद है कि हम साथ मिलकर खजाना हासिल करें। मुझे यकीन है कि मास्टर मयंक को पता है कि इस डेथ डेजर्ट की ट्रिप में
हमारे दोनों सेक्स के अलावा एक और ताकत ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। आप मिस राय की अगुवाई वाली टीम की बात कर रही हैं? मयंक देव ने भवें थोड़ा उठाईं। उनके सबसे बड़े डिसाइपल लोकेश ने इन दिनों के अपने अनुभव पूरी तरह बता दिए थे। उन्हें राय सरनेम वाली औरत और राठौड़ सरनेम वाले ग्रैंडमास्टर के बारे में कुछ जानकारी थी। बिल्कुल, तिलोत्मा ने सिर हिलाया और अपनी आवाज धीमी की। हमारे दोनों सेक्स को जो मिला वो बस छोटा मोटा मुनाफा है। असली खजाना उस राय सरनेम वाली औरत ने ले लिया। मेरा ख्याल है हमें उसे वापस लेना चाहिए। सच कहूं तो मेरा भी यही इरादा है। दक्षिण पश्चिम हमारा इलाका है, तो भला बाहरी लोग इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? इतना कहकर मयंक देव ने अचानक बात बदली। बस इतना है कि मैंने सुना है कि वो राठौड़ सरनेम वाला ग्रैंडमास्टर बहुत ताकतवर है। उसे डील करना शायद आसान नहीं होगा। लोकेश के मुताबिक विक्की राठौड़ फ्लाइंग स्नो सेक्ट के लीडर जितेंद्र कुमार से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर वो तिलोत्मा के साथ मिलकर भी लड़े तो जीत की पूरी गारंटी नहीं होगी। मास्टर मयंक, चिंता न करें, मैंने पहले से तैयारी कर ली है। तिलोत्मा ने हल्के से मुस्कुराया और अपने हाथ में मौजूद काली दवा की बोतल आगे बढ़ाई। ये 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर है। ध्यान से देखने पर मयंक देव खुशी से चहक उठे। शाबाश, शाबाश। इस खजाने की बोतल के साथ और आपके मेरे मिले हुए दम से ये काम पक्का हो जाएगा। 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर के बिना मयंक देव हिम्मत नहीं करते, लेकिन अब इस खजाने की बोतल के साथ गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स के साथ मिलकर विक्की राठौड़ और बाकियों को एक झटके में पकड़ना काफी था। काम हो जाने के बाद फायदा आधा आधा बांट लें, क्या ख्याल है? तिलोत्मा ने मुस्कुराते हुए पूछा। कोई दिक्कत नहीं। मयंक देव ने तुरंत हामी भरी। इतना अच्छा मौका, जिसमें कम से कम जोखिम के साथ ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, वो भला क्यों ठुकराए? रुकिए। तभी पीछे खड़े लोकेश ने अचानक कहा, मास्टर, भाई विक्की और मिस राय कभी हमारे पार्टनर थे और उन्होंने हम पर एहसान भी किया। अब हम उनके खिलाफ साजिश करें, क्या ये ठीक है? उसे हमेशा से एहसान और दुश्मनी का हिसाब साफ रखने की आदत थी। अगर इस डेजर्ट ट्रिप में विक्की राठौड़ और नैना राय ने उनकी रक्षा न की होती तो वे मर चुके होते। इतना खजाना पाना तो दूर की बात थी। अब बाहर निकलते ही एहसान का बदला दुश्मनी से देना शुरू करना, ये तो घिनौना व्यवहार था। इसमें क्या गलत है? हम उनके साथ कोई गहरे दोस्त नहीं हैं, तो जो करे वो ज्यादा नहीं होगा। मयंक देव ने गंभीरता से कहा, वैसे भी जंगल का कानून है, ताकतवर ही जीवित रहता है। उन्होंने इतने सारे खजाने हड़प लिए जिन्हें वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर हम कुछ न करें तो दूसरी ताकतें चुपके से लालच करेंगी, जिससे उनकी जान भी जा सकती है। हम तो सिर्फ खजाना चाहते हैं, उनकी जान नहीं। ये तो उनके लिए रहम है। लेकिन मास्टर, आपने हमें बचपन से सिखाया है कि हमें ईमानदार और सच्चा होना चाहिए। अपने दिल और आसमान जमीन के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम जो कर रहे हैं उसमें और उन नीच बदमाशों में क्या फर्क है? लोकेश ने तर्क के साथ बहस की। बेकार की बातें। मयंक देव को गुस्सा आ गया और उन्होंने लोकेश के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया, चिल्लाते हुए, कुछ दिन बाहर भटकने से तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है और तुम अपने मास्टर से बहस करने लगे। क्या तुम मुझे अब भी अपना मास्टर मानते हो? मास्टर, मैं बस सच बोल रहा हूँ। लोकेश थोड़ा असंतुष्ट था। तुम? मयंक देव को फिर गुस्सा आया और उन्होंने हाथ उठाया, लेकिन तिलोत्मा ने उन्हें रोक लिया और समझाया, मास्टर मयंक, गुस्सा शांत करें। लोकेश अभी बच्चा है, समझ नहीं है। उसे भविष्य में और सिखाना होगा। हाँ, इस लड़के को कुछ समय से नहीं देखा और इसके पंख और सख्त हो गए हैं। मयंक देव ने सख्त चेहरा बनाए रखा। मास्टर मयंक, मैं इसे समझाती हूँ। तिलोत्मा ने आंख मारी और फिर लोकेश की ओर मुस्कुराई। शियाओ हाओ, ये दुनिया उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। हर चीज सही गलत में नहीं बनती होती।
तुम्हारा मास्टर ऐसा गोल्डन ब्लेड सेक्ट को मजबूत करने और तुम डिसाइपल्स की रक्षा के लिए कर रहा है। गोल्डन ब्लेड सेक्ट को यहाँ तक लाना आसान नहीं था। तुम्हारे मास्टर ने बहुत बोझ उठाया है। चीफ डिसाइपल और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के भविष्य के उत्तराधिकारी के तौर पर तुम्हें अपने मास्टर को समझना चाहिए। तुम्हारा मास्टर जो भी कर रहा है वो तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है और गोल्डन ब्लेड सेक्ट के विकास के लिए सोच रहा है। उम्मीद है तुम अपने मास्टर की मेहनत को समझोगे। इसके अलावा मैं यहाँ अपनी स्थिति भी साफ कर देती हूँ। इस काम के पूरा होने के बाद हम तुम्हारी और अवीला की शादी की पूरी तैयारी करेंगे ताकि तुम दोनों आखिरकार एक हो सको। इस बार मिले खजाने का कुछ हिस्सा मैं अवीला के दहेज के तौर पर दूंगी। तुम मना तो नहीं करोगे ना? बात खत्म करते हुए तिलोत्मा ने लोकेश के कंधे पर थपथपाया, एक गहरी मुस्कान के साथ। ये लोकेश एक पल को बोल नहीं पाया और जवाब देना नहीं जानता था, क्योंकि वो वाकई अवीला को बहुत पसंद करता था और जल्दी शादी करना चाहता था। अब तिलोत्मा का बयान सुनकर उसका दृढ़ विश्वास हिलने लगा। सीनियर भाई लोकेश, मेरे लिए और हमारे दोनों सेक्ट्स के लिए क्या तुम सहमत होगे? अवीला ने लोकेश का हाथ पकड़ा और हल्के से हिलाया, थोड़ा नखरे के साथ। लोकेश ने मुंह खोला, कुछ कहना चाहता था, लेकिन आखिरकार चुप रहना चुना। सीनियर भाई लोकेश, अगर तुम कुछ नहीं बोलते तो मैं मान लूंगी कि तुमने हाँ कह दिया। अवीला ने मौके का फायदा उठाया। लोकेश, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं, वापस जाकर आराम करो। मयंक देव ने ठंडे लहजे में कहा। विदा, आपका डिसाइपल। लोकेश ने गहरे झुककर सलाम किया और पलटकर चला गया। आखिरकार वो अपने सच्चे इरादों के खिलाफ जाकर एहसान का बदला दुश्मनी से नहीं दे सका। मास्टर मयंक, आपका चीफ डिसाइपल बहुत ईमानदार है। डर है कि भविष्य में इसका नुकसान न हो जाए। लोकेश की जाती हुई पीठ देखकर तिलोत्मा ने हल्की सी सांस ली। ये बच्चा बचपन से ऐसा ही है। जब तक इसे कुछ खूनी सबक नहीं मिलेगा, इसे दुनिया की खतरनाक सच्चाई नहीं समझ आएगी। मयंक देव ने सिर हिलाया, थोड़ा लाचार दिखे। मास्टर तिलोत्मा, अवीला को कहें कि वो वक्त निकालकर अपने सीनियर भाई लोकेश से और बात करे। अब से हम एक परिवार होंगे, तिलोत्मा ने कहा। शिष्या समझी। अवीला ने हल्के से सिर हिलाया। विक्की राठौड़ जैसे जीनियस को लुभा न सकी तो उसे लोकेश से ही संतोष करना पड़ा। फिर भी लोकेश को नई पीढ़ी का लीडर माना जाता था। सबसे जरूरी बात, उसे कंट्रोल करना आसान था और वो उसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी। मास्टर तिलोत्मा, कृपया स्पेसिफिक प्लान बताएं। हम कब शुरू करेंगे? मयंक देव ने फिर से मुद्दे की बात शुरू की। अभी जल्दबाजी नहीं, देर रात तक इंतजार करें। जब सब सो जाए तब हम एक्शन लेंगे, तिलोत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बहुत सावधानी से चल रही थी। भले ही उनके पास 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर था, लेकिन वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। रात और गहरी हो गई। होटल के हर कमरे की लाइट्स लगभग बंद हो चुकी थी। विक्की बिस्तर पर बैठा, अंधेरे में छिपकर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। नैना राय की चेतावनी के बाद वो पहले से सतर्क था। बेशक साधारण चोरों को वो गंभीरता से नहीं लेता था। फुश! तभी खिड़की के बाहर से हवा टूटने की हल्की सी आवाज आई। विक्की ने अचानक आंखें खोल दीं। तुरंत बाद एक पट की आवाज हुई और एक छिपा हुआ तीर कांच को भेद कर कमरे की दीवार में जा धंसा। तीर के आखिरी सिरे पर एक लपेटा हुआ नोट लटक रहा था। विक्की आगे बढ़ा, नोट उतारा और देखा। उस पर 4 बड़े शब्द लिखे थे, घात से सावधान। विक्की ने पलटकर खिड़की से बाहर देखा और एक जानी पहचानी आकृति तेजी से गुजर गई। लोकेश? विक्की ने भवें थोड़ा उठाई, थोड़ा हैरान था। उसे पहले नहीं पता था कि बाहर चुपके से घूमने वालों का बैकग्राउंड क्या है। अब लगता था कि ये गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट से जुड़ा था, वरना लोकेश को चुपके से सिग्नल भेजकर चेतावनी देने की जरूरत नहीं थी। चाहे जो हो, आज की रात नींद की नहीं होने वाली थी। सुबह के शुरुआती घंटों में
काले कपड़ों में कुछ लोग होटल की ओर बढ़ने लगे, उसे चारों तरफ से घेरते हुए। ये लोग बहुत हल्के कदमों से चल रहे थे, बिना कोई अजीब आवाज किए, जैसे शिकार करने वाले भेड़ियों का झुंड, सतर्क और खतरनाक इरादों से भरा हुआ। इस वक्त होटल के मुख्य द्वार पर एस्कॉर्ट के 2 मेंबर्स पहरा दे रहे थे, लेकिन अंधेरे की वजह से उनकी नजरें धोखा खा गई और उन्हें आसपास की कोई हलचल नहीं दिखी। तभी एक हल्की हवा का झोंका आया, जिसमें हल्का सा धुआं और एक खास खुशबू थी। अगले ही पल दोनों एस्कॉर्ट मेंबर्स को चक्कर आने लगा। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। दोनों सतर्क एस्कॉर्ट मेंबर्स को बेहोश करने के बाद गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट के मास्टर्स, जो नाइट ड्रेस में थे, ने तेजी से होटल को घेर लिया। दुश्मन को चौकन्ना न करने के लिए दोनों सेक्ट्स के मास्टर्स ने सीधे ताकतवर हमला नहीं किया, बल्कि जहर का इस्तेमाल जारी रखा। उन्होंने होटल के हर कमरे में दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से जहर की एक धारा छोड़ी। ये नशीला जहर मंदारिन डक सेक्ट की गुप्त रेसिपी थी। इसकी मात्रा कम थी, लेकिन असर बहुत जबरदस्त। एक बार इसका शिकार होने पर यहाँ तक कि एक जनजात योद्धा भी हिलने डुलने की ताकत खो देता था। मास्टर मयंक, सब कैसा चल रहा है? हो गया? जहर छोड़ने के बाद दोनों ताकतें कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर मिली और जानकारी साझा की। सारे छोटे मोटे लोग बेहोश हो चुके हैं, अब सिर्फ वो राठौड़ सरनेम वाला ग्रैंडमास्टर बाकी है। मयंक देव ने अपनी आवाज धीमी रखी। मैंने पहले ही पता कर लिया है। विक्की राठौड़ का कमरा दूसरी मंजिल के पूर्वी छोर पर है। मैं थोड़ी देर में 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर छोड़ूंगी। आप मौका देखकर उस पर भारी हमला करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। तिलोत्मा ने धीरे से कहा। समझ गया। मयंक देव ने सिर हिलाया। तिलोत्मा ने और कुछ नहीं कहा, एक इशारा किया और फिर कुछ मास्टर्स के साथ चुपके से ऊपर चली गई। मयंक देव और बाकी लोग उनके पीछे पीछे गए। उन्होंने ज्यादातर योद्धाओं को नीचे छोड़ दिया था, ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके। और जो ऊपर जा रहे थे, वे सभी हाफ स्टेप मास्टर लेवल के एक्सपर्ट्स थे। मयंक देव और तिलोत्मा दोनों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स थे और 6 हाफ स्टेप मास्टर्स के साथ ये ताकत दक्षिण पश्चिम के सबसे बड़े मास्टर अद्वैत मोहन को भी टक्कर देने के लिए काफी थी। लोगों का ये ग्रुप अपनी सांसों को दबाए चुपके से दूसरी मंजिल पर गया और सबसे पूर्वी कमरे के दरवाजे पर रुका। तिलोत्मा और मयंक देव ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाकर सहमति दी। तिलोत्मा ने सावधानी से अपनी जेब से एक बांस की नली निकाली, फिर उसे दरवाजे की दरार के नीचे रखकर हल्के से फूंका। बांस की नली से एक पारदर्शी धुआं निकला, जो कमरे में घुस गया और तेजी से फैलने लगा। बांस की नली में 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर था, जो तिलोत्मा के उत्प्रेरण से धुएं में बदल गया था, बेरंग और गंधहीन। खासकर रात में इसे पकड़ना और भी मुश्किल था। 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर छोड़ने के बाद तिलोत्मा और मयंक देव ने तुरंत तैयार मास्क निकाले और अपने चेहरों पर पहन लिए। ये मास्क न सिर्फ उनके चेहरे को छुपाते थे, बल्कि 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर को भी रोकते थे, ताकि वे खुद इसका शिकार न हो जाए। दरवाजे पर 3 मिनट तक इंतजार करने के बाद जब दवा का पूरा असर हो गया, तिलोत्मा ने अचानक इशारा किया, दरवाजा तोड़ो। बिना किसी हिचक के मयंक देव ने दरवाजे पर लात मारी और कई मास्टर्स को लेकर अंदर घुस गए। लेकिन आधे रास्ते में ही वो अंदर के हालात देखकर ठिठक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरा कमरा खाली था। ये क्या माजरा है? लोग कहाँ हैं? मयंक देव की आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने पीछे मुड़कर तिलोत्मा को देखा, जो उनके पीछे दरवाजे से आई थी। तिलोत्मा भी हैरान थी, इधर-उधर देख रही थी, लेकिन विक्की राठौड़ कहीं नहीं दिखा। मास्टर तिलोत्मा, क्या हमने गलत कमरा ढूंढ लिया? मयंक देव ने भवें सिकोड़कर पूछा। नामुमकिन, तिलोत्मा ने इनकार किया। मैंने पहले ही अवीला को भेजकर जांच करवा ली थी। विक्की राठौड़ इसी कमरे में रहता है। वो हमेशा सतर्क रहती थी।
भला ऐसी बेवकूफ़ी भरी गलती कैसे कर सकती थी? अगर वो इस कमरे में रहता था तो कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रात को बाहर टॉयलेट करने तो नहीं गया ना? मयंक देव ने गुस्से में कहा। कमाल है, सारा रास्ता डरते डरते आए और दरवाज़ा खोलते ही कोई भूत तक नहीं दिखा और आधी बोतल टेन फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर बर्बाद हो गई। क्या बात है? अरे, क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? पीछे से अचानक एक ठंडी आवाज़ गूंजी। कई लोग चौंक गए और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि दरवाजे पर कब का एक और शख्स खड़ा था। ये था उनकी आज रात का टारगेट, विक्की राठौड़। आप हमारे पीछे कैसे? तिलोत्मा हैरान और परेशान थी। विक्की का भूत की तरह आना जाना उसे अजीब सी बेचैनी दे रहा था। मैं बगल के कमरे में रहता हूँ और यहाँ कुछ शोर सुना तो स्वाभाविक रूप से आकर देखना पड़ा, विक्की ने शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही मयंक देव का चेहरा और सख्त हो गया और उन्होंने तिलोत्मा को बेवकूफ जैसी नजरों से देखा। क्या आपने नहीं कहा था कि कमरा गलत नहीं है? कमाल है, वो बगल में रहता है। क्या बेकार का साथी है जो कामयाबी से ज्यादा नाकामयाबी देता है। विक्की के जवाब पर तिलोत्मा को खुद पर शक होने लगा। क्या वाकई उसने गलती की थी? सच तो ये था कि विक्की ने सावधानी के लिए पहले ही कमरा बदल लिया था और अब ये गलती उनके काम आ गई। अब क्या खड़े हो? एक्शन लो। तिलोत्मा टाइगर से उतर न सकी तो हल्की सी चीख निकाल दी। भले ही उनकी जजमेंट गलत थी, इस वक्त उन्हें डटकर मुकाबला करना था। मारो! दरवाजे के पास खड़े 2 हाफ स्टेप मास्टर लेवल एक्सपर्ट्स ने बिना हिचक के अपनी तलवारें निकाली और विक्की की ओर काट दी। जैसा कि कहा जाता है, पहले हमला करने से ताकत मिलती है, बाद में करने से मुसीबत। इतनी करीबी दूरी और अचानक हमले से यहाँ तक कि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को भी बिना सावधानी के जवाब देना मुश्किल हो जाता। खनक खनक, दोनों की तलवारें विक्की के कंधे पर जोर से लगी। विक्की स्थिर खड़ा रहा और उसे जरा भी चोट नहीं आई। उल्टा, दोनों की तलवारें इतनी जोर से टकराई कि मौके पर ही टूट गईं। क्या? अपनी टूटी तलवारों को देखकर दोनों हैरान रह गए। उनकी तलवारें इतनी मजबूत थी कि लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी। लेकिन विक्की पर वार करने पर उसकी त्वचा पर एक खरोंच तक नहीं आई। उसकी प्रोटेक्टिव ऑरा कितनी ताकतवर थी। बेवकूफ़ी भरा काम। विक्की ने ठंडी सांस छोड़ी और अपना हाथ उठाकर 2 तमाचे जड़ दिए। धम धम, सिर्फ 2 धमाके हुए और दोनों दर्जनों मीटर दूर उड़ गए, दीवारों और खिड़कियों को तोड़ते हुए आखिरकार होटल के बाहर भारी गिर गए। उनके शरीर की सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े हो गईं, मुंह और नाक से खून फवारा छूटा और वे मरने की कगार पर थे। क्या? 2 हाफ स्टेप मास्टर लेवल एक्सपर्ट्स को विक्की द्वारा एक तमाचे में उड़ा दिया गया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। आखिर दोनों की ताकत और नींव इतनी थी कि वे साधारण मार्शल आर्ट्स मास्टर से लड़ सकते थे, लेकिन अब सिर्फ एक मुलाकात में दोनों गंभीर रूप से घायल होकर मरने की कगार पर थे। इससे पता चलता था कि विक्की की ताकत कितनी डरावनी थी। लगता है उसका फ्लाइंग स्नो सेक्ट के लीडर जितेंद्र कुमार को हराना कोई अफवाह नहीं थी। एक साथ चलो। तिलोत्मा और मयंक देव ने एक दूसरे को देखा और एक साथ एक्शन लिया। एक बाएं से और एक दाएं से विक्की पर हमला किया। तिलोत्मा ने एक छोटी मंदारिन डक नाइफ का इस्तेमाल किया, जो मुख्य रूप से फुर्तीली और चालाक थी। नाइफ सीधे नाजुक जगहों पर जाती थी, जिससे बचना मुश्किल था। इस्तेमाल के दौरान वो तितली की तरह फूलों के बीच से गुजरती थी, खूबसूरत और खतरनाक। मयंक देव ने एक गोल्डन स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। ये तलवार लोहे को मिट्टी की तरह काट सकती थी और बाल को तोड़ सकती थी। ये गोल्डन ब्लेड सेक्ट के पूर्वजों से मिला हुआ खजाना था और 3 पीढ़ियों के मास्टर्स द्वारा टेम्पर्ड और पोषित होने के बाद इसे इस्तेमाल करने पर ताकत भी बढ़ती थी। खासकर जब गोल्डन ब्लेड सेक्ट की खास स्वॉर्ड टेक्निक के साथ जोड़ा जाता था, तो इसकी ताकत दोगुनी हो जाती थी। हर मूव और हर स्टाइल में जबरदस्त ताकत थी, जैसे कि ये दुनिया को खोल सकती हो।
इसकी ताकत इतनी थी कि मजबूत ताकत वालों को भी इसका सामना करने से बचना पड़ता था। जब तिलोत्मा और मयंक देव ने हमला शुरू किया तो बाकी हाफ स्टेप मास्टर्स भी पीछे नहीं रहे और एक-एक कर हमले शुरू कर दिए। चारों दिशाओं से उन्होंने विक्की पर एक साथ हमला किया। घेरे का सामना करते हुए विक्की ने अचानक जमीन पर जोर से पैर मारा और उसका पूरा शरीर तुरंत आसमान में उछला, जैसे कोई तोप का गोला, सीधे छत को तोड़ता हुआ और सबकी नजरों से गायब हो गया। कहाँ भागे? हमला नाकाम होने पर तिलोत्मा और मयंक देव तुरंत जमीन से उछले, छत के छेद को पार करते हुए बाहर की ओर पीछा करने लगे। बाकी लोग भी उनके पीछे पीछे गए। जब लोगों का ये ग्रुप होटल से बाहर निकला तो देखा कि विक्की भागा नहीं था, बल्कि आंगन में शांति से खड़ा इंतजार कर रहा था। इसे घेरो, तिलोत्मा ने आदेश दिया। कई ताकतवर लोगों की आकृतियां तुरंत चमकीं और फिर से एक घेरा बना लिया, विक्की को बीच में फंसाकर। विक्की इससे जरा भी नहीं हिला, हाथ पीछे बांधे खड़ा रहा। उसका चेहरा शांत और उदासीन था, जैसे कि वो इन लोगों को गंभीरता से ले ही नहीं रहा था। दरअसल वो अभी होटल से बाहर इसलिए निकला था क्योंकि वहाँ जगह छोटी थी और वो अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वो खुद को रोक न पाए तो दोस्तों को गलती से चोट लग सकती थी। लेकिन अब अलग था। आंगन बहुत खुला था और चारों तरफ दीवारों से घिरा था, जो जंग के लिए काफी था। आप गोल्डन ब्लेड सेक्ट और मंदारिन डक सेक्ट के लोग हैं, ना? विक्की ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और ठंडे स्वर में कहा, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं, फिर आप चुपके से मुझे मारने क्यों आए? अरे! विक्की द्वारा एक शब्द में उनकी पहचान उजागर होने पर कई लोग चुपके से हैरान हुए। उनके चेहरों पर मास्क थे और वे नाइट ड्रेस में थे। सामने वाले ने उन्हें कैसे पहचान लिया? हर कोई अपने खजाने का गुनहगार होता है। अगर आप सारा खजाना सौंप दें और शांति से रहें तो हम आपकी जान बख्श सकते हैं, तिलोत्मा ने धीमी आवाज में कहा। तो ये खजाने की वजह से है। विक्की ने सिर हिलाया। अफसोस, आप देर से आए। हमने जो भी खजाना हासिल किया वो पहले ही बाहर भेज दिया गया है और अब हम कंगाल हैं। कंगाल? तिलोत्मा ने ठंडी सांस छोड़ी। क्या आपको लगता है कि हम आपकी बात मान लेंगे? वो चुपके से होटल पर नजर रखने वालों को भेज रही थी और कोई भी हलचल उनकी नजरों से छुप नहीं सकती थी। उन्हें यकीन था कि नैना राय की टीम का कोई भी शख्स गांव से बाहर नहीं गया था। लड़के, अगर समझदार हो तो खजाना सौंप दो, इससे सबके लिए अच्छा होगा। कुछ बाहरी चीजों के लिए अपनी जान बेकार में मत गवाओ। मयंक देव ने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड उठाई और आंखों में चमक के साथ कहा, लगता है आज बातचीत से काम नहीं चलेगा। विक्की की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी। मैं मुसीबत नहीं चाहता, लेकिन अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष न दें। वो मुसीबत नहीं चाहता था, लेकिन उससे डरता भी नहीं था। अगर ये लोग अब पीछे हट जाए तो वो ऐसा मान सकता था कि कुछ हुआ ही नहीं, वरना सिर्फ खून ही दिखेगा। जिद्दी हो। तिलोत्मा का चेहरा और सख्त हो गया। फिर उन्होंने मयंक देव और बाकियों को आंख मारी। करो, मारो। सिग्नल मिलते ही मयंक देव ने धीमी चीख मारकर दोनों हाथों से गोल्डन स्वॉर्ड उठाई, उछलकर विक्की राठौड़ के सिर पर वार किया। जैसे ही मयंक देव ने हरकत की, तिलोत्मा ने मौका पकड़ा और तुरंत आगे बढ़ी, बाएं दाएं मंदारिन डक नाइफ से विक्की की गर्दन पर वार किया। दो ग्रैंडमास्टर्स की अगुवाई में बाकी ताकतवर लोग भी अपनी अपनी तरकीबें लगाने लगे और तरह तरह के हमले विक्की की ओर लगातार आते रहे। एक पल में विक्की सबके निशाने पर आ गया। इसके जवाब में विक्की ने टस से मस नहीं किया और उसका शरीर जोर से हिला। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ और एक ताकतवर बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी तुरंत फट पड़ी, एक पारदर्शी प्रोटेक्टिव शील्ड बनाते हुए। ये शील्ड हवा में फूल गई और तेजी से फैलने लगी। पलक झपकते ही ये 3 मीटर के रेडियस तक फैल गई, जैसे एक विशाल अंडे का खोल, विक्की को अंदर सुरक्षित रखते हुए। क्रैक! कई लोगों के हमले विक्की की प्रोटेक्टिव शील्ड से टकराए,
जिससे फ्राइड बीन्स जैसी आवाज के साथ ढेर सारी चिंगारियां निकली। चाहे मयंक देव की गोल्डन स्वॉर्ड हो, तिलोत्मा की मंदारिन डक नाइफ हो या बाकियों के हमले, सब विक्की की प्रोटेक्टिव एनर्जी से रोक दिए गए। उसे जरा भी चोट नहीं आई। क्या? मयंक देव की पुतलियां सिकुड़ गईं। वो हैरान दिखा। उसने अभी अभी अपनी स्वॉर्ड से प्रोटेक्टिव शील्ड पर वार किया था, जिससे शील्ड बस कुछ बार हिली, बिना कोई ठोस नुकसान हुए। बिना हथियार के, सिर्फ अपनी इनर कल्टिवेशन से उसने उसका हमला रोक लिया। ये ताकत वाकई डरावनी थी। मास्टर मयंक, मुझे कवर करें। मेरे पास उसकी प्रोटेक्टिव एनर्जी तोड़ने का तरीका है। हमला नाकाम होने पर तिलोत्मा ने तुरंत धीमी आवाज में मैसेज भेजा। मयंक देव ने तिलोत्मा की ओर देखा। बिना हिचक के उसने फिर से स्वॉर्ड उठाई और पागलपन भरा हमला शुरू किया। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तेजी से फूलीं और उसके शरीर की गैंग क्यूई भूस्खलन और सुनामी की तरह फट पड़ी। उसके हाथ में गोल्डन स्वॉर्ड चमक उठी, बेहद चकाचौंध करने वाली। गोल्डन स्वॉर्ड की 18 स्टाइल्स। मयंक देव ने गर्जना की। दोनों हाथों से गोल्डन स्वॉर्ड लहराते हुए गोल्डन ब्लेड सेक्ट की खास टेक्निक का इस्तेमाल किया। गोल्डन स्वॉर्ड की 18 स्टाइल्स, हर एक पिछले से ज्यादा ताकतवर, और इसकी तबाही की ताकत बेहद डरावनी थी। अगर उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका मिले तो वो अजेय हो जाता। यहाँ तक कि दक्षिण पश्चिम का सबसे बड़ा मास्टर अद्वैत मोहन को भी उसका सामना करने से बचना पड़ता। एकमात्र कमी ये थी कि इसे तैयार होने में समय लगता था। बेशक, डिफेंस में माहिर योद्धाओं से निपटने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प था। बैंग, बैंग, बैंग। मयंक देव ने एक के बाद एक विक्की की प्रोटेक्टिव शील्ड पर जोरदार वार किए, जिससे उसमें लहरें उठने लगीं। आइस नीडल। मयंक देव का ध्यान भटकने का फायदा उठाते हुए तिलोत्मा ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और एक नीली आइस नीडल निकलकर सीधे विक्की की प्रोटेक्टिव शील्ड को भेदते हुए उसके सिर के पीछे की ओर गई। अरे! विक्की की भवें उठीं। उसके दिल में खतरे की घंटी बजी। उसे वाकई उम्मीद नहीं थी कि तिलोत्मा उसकी बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी को तोड़ सकती थी। इस पल वो ज्यादा लापरवाह नहीं हुआ, तुरंत ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड निकाली और उसे अपने पीछे रोक लिया। खनक। नीली आइस नीडल ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड से टकराई और तुरंत फट गई, जिससे बेहद ठंडी हवा का एक झोंका निकला। ये ठंडी हवा ड्रैगन बर्ड स्वॉर्ड के साथ तेजी से फैली और पलक झपकते ही विक्की की पूरी बाह को निगल लिया। विक्की की बाह और स्वॉर्ड सीधे बर्फ से जकड़ गए और उसकी हरकत अस्थायी रूप से रुक गई। अच्छा मौका। तिलोत्मा की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत बची हुई आधी बोतल 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर निकाली और विक्की के चेहरे पर छिड़क दी। एक हिट। जब तिलोत्मा ने 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर छिड़का, मयंक देव की गोल्डन स्वॉर्ड की 18 स्टाइल्स अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हर स्वॉर्ड का वार बेहद खतरनाक और अजेय था। इस पल विक्की की बॉडी प्रोटेक्टिंग एनर्जी टूट चुकी थी। उसकी दाहिनी बाह और स्वॉर्ड अभी भी जमी हुई थी। मयंक देव के पागलपन भरे हमले के साथ वो अब तिलोत्मा के चुपके हमले से बच नहीं सकता था और उसने अनजाने में सांस रोक ली। वाओ! 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर सफेद धुएं में बदल गया, जो विक्की के आसपास मंडराने लगा। भले ही उसने समय पर सांस रोक ली थी, लेकिन सफेद धुआं हर जगह घुस रहा था, सीधे त्वचा और बालों के जरिए शरीर में घुसता चला गया। हाँ, विक्की ने पैर जोर से जमीन पर मारा, जिससे जमीन 3 इंच धंस गई। एक ताकतवर एनर्जी की लहर तुरंत उसके शरीर से केंद्रित होकर फट पड़ी। उस वक्त रेत और पत्थर उड़ने लगे और हवा चीखने लगी। 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर सीधे वाष्प बनकर नष्ट हो गया और मयंक देव का लगातार हमला भी हवा की लहरों से बह गया, जिससे वो कई कदम पीछे हटने को मजबूर हुआ। दूसरी ओर तिलोत्मा हवा की लहर से 10 मीटर से ज्यादा उड़ गई। जमीन पर गिरने के बाद वो खट कई कदम पीछे हटी, तब जाकर मुश्किल से अपने शरीर को स्थिर कर पाई।
उसे लगा जैसे उसके सीने पर एक विशाल पत्थर रखा हो और शरीर के अंदर खून उबाल मार रहा था। सिर्फ ट्रू एनर्जी का एक विस्फोट इतना ताकतवर था कि उसे मानना पड़ा कि विक्की की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। इतनी मजबूत इनर कल्टिवेशन, लगता है हमने आपको कम आंका। तिलोत्मा ने गहरी सांस ली और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। लेकिन अफसोस, चाहे आप कितने भी ताकतवर हों, अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप अभी 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का शिकार हो चुके हैं। और भले ही आपने सांस रोक ली हो, ये पाउडर आपकी त्वचा के जरिए शरीर में घुस सकता है। अब क्या आपको लग रहा है कि आपका पूरा शरीर कमजोर पड़ रहा है और आपके शरीर की गैंग क्यूई धीरे धीरे कम हो रही है? हाँ हाँ हाँ, शाबाश मास्टर तिलोत्मा। ये सुनकर मयंक देव जोर से हंस पड़ा। ये लड़का बहुत अजीब है। अभी जो गैंग क्यूई फट पड़ी, वो वाकई ताकतवर थी। मास्टर तिलोत्मा की चतुराई की वजह से 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का इस्तेमाल हुआ, वरना हमें सीधे मुकाबले में जरूर नुकसान उठाना पड़ता। अभी उसने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड की 18 स्टाइल्स को चरम तक पहुंचा लिया था। फिर भी वो विक्की को पकड़ नहीं पाया और उसकी ऑरा से पीछे धकेल दिया गया। अगर लड़ाई जारी रहती तो उसे जरा भी फायदा नहीं मिलता। अब हालात अलग थे। विक्की 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर से जहर का शिकार हो चुका था, और चाहे उसकी कितनी भी असाधारण काबिलियत हो, वो अपनी ताकत का लाखवां हिस्सा भी नहीं दिखा सकता था। आखिर 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर खास तौर पर मार्शल आर्ट्स मास्टर्स के लिए बनाया गया था और बेहद कीमती और दुर्लभ था। नाजुक मौके पर ये बाजी पलट सकता था। आपको लगता है कि इस छोटे से जहर से मुझे गिरा सकते हैं? अगर ऐसा है तो आप बहुत भोले हैं। विक्की अभी भी मजबूती से खड़ा था, चेहरा भावहीन। हाँ, दिखावा बंद करो। अब तुम हारी हुई बाजी हो। कुछ ही पलों में शायद तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। अगर समझदारी से काम लो तो तुरंत सरेंडर कर दो, वरना सिर्फ मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तिलोत्मा ने ठंडी हंसी के साथ कहा। बिल्कुल। मयंक देव ने अपनी गोल्डन स्वॉर्ड कंधे पर रखी और जोश के साथ बोला, लड़के, इतनी कम उम्र में ऐसी कल्टिवेशन वाकई दुर्लभ है। हमें जीनियस को मारने का मन नहीं, इसलिए हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। अगर तुम सरेंडर करने को तैयार हो और खजाना सौंप दो तो हम तुम्हें सुरक्षित जाने देंगे। हाँ, बातें तो अच्छी कर रहे हो। अगर मैं सचमुच खजाना सौंप दूं तो शायद तुम मुझे मारकर चुप करा दोगे, विक्की ने ठंडे स्वर में कहा। ये तथाकथित सभ्य लोग जो बड़े बड़े खानदानों से हैं, फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी खजाना नहीं मिला तो दूसरा पक्ष चिंतित है। एक बार खजाना सचमुच सौंप दिया जाए तो वो तुरंत पलट जाएगा। जो लोग हत्या और लूटपाट कर सकते हैं, वो भला वादा निभाने वाले कैसे हो सकते हैं? अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तुम्हें हमारी मांग माननी ही होगी, वरना न सिर्फ तुम मरोगे, बल्कि इस होटल में मौजूद हर शख्स भी मर जाएगा। तिलोत्मा ने सख्ती से चिल्लाया। आपके कहने से लगता है कि आप मुझे आज मारने की ठान चुके हैं? विक्की ने हल्के से भवें उठाईं। वरना आपको लगता है कि मैं इतनी देर से आपके साथ क्यों बातें कर रही हूँ? क्या ये सिर्फ दवा का असर बढ़ाने के लिए नहीं है? जितना ज्यादा समय बीतेगा, हमारे लिए उतना अच्छा, और तुम और कमजोर होते जाओगे, तिलोत्मा ने गर्व से कहा। भले ही विक्की अभी 10 फ्रेग्रेंट कार्टिलेज पाउडर का शिकार हो गया था, उसकी ताकत तुरंत खत्म नहीं होगी। अगर बहुत जल्दी हमला कर दिया तो मरने से पहले वो जवाबी हमला कर सकता था।